नमस्कार। एक बार फिर आपके बीच आज डॉक्टर श्रीवास्तव बस्ती से। आज चर्चा हो रही है। दिन में पी ग्रुप के P1 की चर्चा मैंने आपसे की थी और इस समय मैं आपके बीच P2, P3 और P4 पर एक संक्षिप्त चर्चा लेकर के आपके बीच हाजिर हूँ। मैंने दिन में आपको बताया था कि पी ग्रुप में कुल 15 पौधों का मिश्रण रखा गया है, जिनमें से 6 पौधे सीधे रूप में P1 में रखे गए हैं और इसके बाद P2 में 10 पौधे रखे गए हैं, जिनमें से 4 पौधे अलग रखे गए हैं। तो P2 में जो पौधे अलग रखे गए हैं, पहला पौधा है ट्यूकेरियम स्कॉर्डियम, दूसरा है ग्लोकना हिड्रेसिया, ग्लेपिस ऑक्लेरिया और चौथा है गिबलो। ये 4 पौधे हैं और चारों ही पौधे आपको जान के ताज्जुब होगा कि के फैमिली लिविटेसी फैमिली के ये पौधे हैं और लिविटेसी फैमिली के इन पौधों की जो विशेषता है वो विशेषकर अगर मैं आपको किसी एक पौधे की बात करूं, जिसमें पहला पौधा लिविटेसी का जो रखा गया वो है किसी टेम्परेट रीजन में पाया जाता है। ईस्टिया हर्ब के और इंट्रोटिव नॉर्थ अमेरिका में ये पौधा विशेष रूप से पाया जाता है। नॉर्थ अमेरिका में इस पौधे को विशेष रूप से देखा गया है। इस बीच हमारे कई साथी इस समय लाइन पर हैं। डॉक्टर AP सिंह विशेन, डॉक्टर नवीन सिंह, डॉक्टर और हमारे मित्र पवन शुक्ला, डॉक्टर धर्मवीर गंगवार, आप सब लाइन पर हैं। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। चूँकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक नवीनतम चिकित्सा प्रणाली है और इस पर लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है। इस चिकित्सा पद्धति के औषधियों के बारे में, इसके रोगों से संबंध के बारे में हमारे चिकित्सक के अतिरिक्त अन्य लोग भी उत्सुक हैं और साथी जो लाइन पर हैं इनमें से सभी चिकित्सक नहीं हैं, कुछ हमारे अन्य क्षेत्रों से संबंधित लोग भी बीच में हैं। मैं आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बीच में अगर आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के रूप में कुछ जानने का प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर नवीन सिंह, आपका प्रणाम मुझे स्वीकार है। अगर आप सुनना चाह रहे हैं तो मैं आपसे अनुरोध जरूर करूंगा कि आप अपने एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का, चूंकि आपने डिग्री ले रखी है, तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अपने ज्ञान को कुछ और आगे बढ़ाइए। लिविटेसी फैमिली का पौधा ये नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है और ये पेरेंटियल होता है। टिनी हेयर्स ऑन द स्टेम इस पर पाए जाते हैं। लीव्स स्काउंटमिंट होते हैं। इसके स्टेम लगभग 2 फीट के लंबे होते हैं और ये कैरी पेयर्स ऑफ स्केल्ड अपोजिट टूथ लिप्स की तरीके दिखाई पड़ता है। इसके तनों में स्पाइक यानी कांटे पाए जाते हैं और इसके औषध के रूप में हम इसकी पत्तियों का उपयोग करते हैं। अगर हम ये कहें कि इस पौधे में मेडिसिनल यूज क्या है, तो बॉटनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लोकोमा हेड्रेसिया, जो कि लिविटेसी फैमिली का पौधा है, हम इसका विशेषतर रूप किडनी और इंडाइजेशन से संबंधित अंगों के लिए करते हैं। इसके मसाले भी बनाए जाते हैं नॉर्थ अमेरिका में और विशेष करके इन मसालों का प्रयोग होने के लिए डॉक्टर लोगों ने इसको गार्डन ऑर्नामेंटल के नाम दिया है वहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में। इन्फ्यूजन ऑफ द प्लांट ट्रीटमेंट इज द गिवन इन द लंग्स ट्रबल्स, यानी लंग्स से संबंधित किसी भी प्रकार के कष्टों में इसका उपयोग किया जाता है। और स्वाभाविक है कि P2 के बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। अगला पौधा हमारा है ग्लेपेसिस ओंकेरोलियका। ये हेम्पनेटिल इसको कहते हैं और लिविटेसी का पौधा ये भी है। ये यूरोप में, हमारे भारत के सिक्किम में और हिमालय के क्षेत्रों में अधिकतर पाया जाता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के P ग्रुप में इस पौधे को विशेष महत्व दिया गया है। ये एक लंबा पौधा होता है
रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेम स्वेलिंग द नोट्स, जिसमें नोट्स पाए जाते हैं। इसमें कैलिक्स स्लाइटली लॉन्गर होता है करोला की अपेक्षा, और प्लांट को कॉमन फील्ड में वियर प्लांट या थ्रू आउट द ब्रिटिश आइसलैंड के में ये जुलाई से सितंबर तक ये ब्रिटेन में ज़्यादा पाया जाता है। डॉक्टर हरीश चंद्र कुशवाहा भी इस समय लाइन पर हैं, मैं आपका भी नमस्कार करता हूँ। गैलेपेसिस ओंकोलोका का प्रयोग हम पत्तियों के रूप में करते हैं। इसकी पत्तियां मेडिसिनल यूज में होती हैं और विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में इसकी पत्तियों का उपयोग भी किया जाता है। हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इसको टू ट्रीट द लंग्स, इंटेस्टिनियल और स्प्लीन कंप्लेंट में किया जाता है। विशेष प्रकार का पौधा जो इसमें मिलाया गया है। दूसरा पौधा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है, ट्यूक्रियम स्कॉर्डेनिया। ये भी लिबिटेसी फैमिली का पौधा है और कास्मोपोलिटियन है। कास्मोपोलिटियन का मतलब ये सर्वत्र पाया जाता है, हर देश में पाया जाता है, हमारे भारत में भी पाया जाता है। ये एक हर्ब है जो लगभग 1 फीट ऊंचा होता है, प्रेफरिंग ड्राई सैडी प्लेस पर पाया जाता है। इसके स्टेम, लीफ, फ्लावर लार्ज होते हैं, अल्टरनेट ओबेट पाया जाता है, टूथेड मार्जिन इस पाया जाता है। दांतों की तरह नुकीले इसके तने और पत्तियों का एक ग्रुप दिखाई पड़ता है। इसमें कैलिक्स छोटे होते हैं, टेंडिल टाइप होते हैं, घुमावदार, टेंडिल मीन घुमावदार होते हैं, और मिडिल और माइन्यूट नूडल्स इसमें पाए जाते हैं। इसकी पत्तियों का प्रयोग हम करते हैं। और अगर हम ये देखें कि इस पौधे का उपयोग किस रूप में मेडिसिनल यूज में होता है, तो बॉटनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी पत्तियां का यूज हम करते हैं और विशेष प्रकार से हम इसको टी मेड ड्रिंक बनाते हैं। जैसे चाय उबाल के पी जाती है, ऐसे इसके पत्तियों को चाय की पत्ती की तरह हम गर्म पानी में उबाल के ही पीते हैं विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में। लेकिन हमारे यहाँ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इसका उपयोग एक औषधि के मिश्रण में किया गया है जो कि P2 के नाम से जानी जाती है। इसको प्रिवेंटिव अगेंस्ट रूमेटिज्म, गांठों के दर्द में, पैरों के एंगल्स में, हड्डियों में जहाँ पे दर्द होते हैं उस स्थानों पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये P2 का पौधा हमने आपको P2 में डाले गए पौधे और शेष पौधे जो मैंने P1 में आपको बताए थे उसके लिए है। P2 का उपयोग हम प्रायः एनवाइट टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, लिम्फेटिक सेल में, या यूँ कहें कि ये चूँकि लंग्स की दवा है, स्पेशली P2 को लंग्स लिए कहा गया, तो लंग्स से संबंधित जितने भी ऑर्गन्स, सजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं, कनेक्टिव ऑर्गन्स इसके होते हैं, वो सारे के सारे इंटायर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को ये कंप्लीट कवर करता है। ये एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन भी मानी जाती है, एंटी सैक्रोफ्लोसू माना जाता है, एंटी कैंसरोसो माना जाता है, और एक्सपेक्टोरेंट यानी कफ को ढीला करके बाहर निकालने के लिए ये सबसे उपयुक्त दवा हमारे यहाँ P2 रखी गई है। P2 में एक विशेषता और भी है कि P2 के साथ C2 का प्रयोग किया जाता है, यानी कैंसरेसो 2 का। कैंसरेसो 2 में जो पौधे हैं उन पौधों के गुणों की तुलना P2 से की गई है। तो P2 और C2 दोनों को मिला करके, या कभी कभी C5 के साथ भी इसका प्रयोग हम करते हैं। तो ये हमारी एक C2 और या C5 ये P2 की एक सहायक औषधियाँ हैं जो हमारे लंग्स के टिश्यू को रिपेयर करने का काम करती हैं। अगर लंग्स हमारा सिकुड़ रहा है या उसके एल्वियोली कम हो रहे हैं तो वहाँ पर हम P2 और C2 को दे करके उस लंग्स को इंक्रीज करते हैं, उसके टिश्यू डैमेज को हम रिकवर करते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ। और ऑल काइंड्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, P2 का उपयोग हम ऑल काइंड्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस के लिए करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस में मुख्य चीज़ है कि हमको ऑक्सीजन की सप्लाई अधिक से अधिक देनी है। लंग्स की कोशिकाओं को, लंग्स के एल्वियोली को, जो उसके एयर सैक होते हैं, उसमें अधिक से अधिक ऑक्सीजन की कैपेसिटी को बढ़ाना होता है। ऐसी दशा में हम P2 का उपयोग C2 और C5 के साथ जब करते हैं, साथ में अगर हमको लगता है कि इसकी कोशिकाएं डैमेज ज़्यादा हो रही हैं लंग्स की, तो वहाँ पे हम RE का प्रयोग भी करते हैं ताकि उसकी कैपेसिटी, उसकी कार्य करने की क्षमता में कुछ वृद्धि हो जाए। C1 और वेनवन के साथ भी हम P2 का प्रयोग करते हैं। कभी कभी भयंकर क्षत के कारण अगर फेफड़ों के नष्ट होने
की संभावना दिखाई पड़ती हो, तो वहाँ पे P2 को हम दे करके उनकी कोशिकाओं की क्षति को रोक सकते हैं। फेफड़ों में या वायु प्रणाली में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उस म्यूकस मेम्ब्रेन के रिपेयर करने को, उसके श्लेष्मा को या उसके क्या कहते हैं, उसके चिकनेपन को बनाए रखने के लिए एयर ट्रैक चैम्बर, जो हमारा ट्रैकियल चैम्बर से लेकर के ब्रोंकियोल और लंग्स तक जाता है, लंग्स के अंदर जो हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन को खींचने की जो क्षमता में वृद्धि करने की बात है, वो P2 से मिलता है हमको। हम यहाँ पे ये भी चर्चा करना चाहेंगे विभिन्न प्रकार की खांसियाँ, क्योंकि लंग्स में जब कफ का जमाव ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसी दशा में होता क्या है कि लंग्स में जब कफ ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन या वायु को भरने का जो एयर चैम्बर होता है वो छोटा पड़ जाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम पड़ जाती है, और इस तरीके से वहाँ पे विभिन्न प्रकार की खांसी आने लगती है, जिससे बार बार कफ ऊपर की ओर भागना चाहता है, गले में इरिटेशन होता है, जिससे ये लगता है कि हम खांसी बाहर आ रही है लेकिन कफ नहीं निकलता है। तो ऐसी दशा में हम इस बात की ज़रूरत हमको महसूस होती है कि हम P2 का उपयोग करें, और P2 को जब A1 या कभी कभी अगर A2 के साथ भी देते हैं, तो वहाँ पे गले में जो दर्द होता है या खराश होता है या आवाज़ का बैठना हो जाता है, आवाज़ कम निकलती है, आवाज़ साए साए करती है, सांस लेने में घरघराहट होती है, ये सारे के सारे जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं या जो सिम्टम्स निकल के सामने आते हैं, ऐसी दशा में हम P2 का प्रयोग करते हैं। P2 को कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम A2 और C2 के साथ P2 को मिलाते हैं, क्योंकि जहाँ पर टिश्यू का क्षय अधिक होने लगता है, तो टिश्यू के क्षय को रिकवर करने के लिए A2 का प्रयोग हम करते हैं। चूँकि हम आपको A2 पहले बता चुके हैं और A2 के पौधों की विशेषता बता चुके हैं, तो ऐसी दशा में A2, C2 और P2 ये एक दूसरे की सहायक औषधियाँ, जिनके पौधे एक दूसरे के कह सकते हैं इंटरनल क्वालिटी इन पौधों की एक दूसरे से मिलती है। तो जैसे समान लक्षणों वाले व्यक्तियों को एक साथ मिलाया जाता है, ऐसे हमने P2 और A2 और C2 को मिला रखा है। आप इसका प्रयोग जब करेंगे तो आपको ये लगेगा कि P2 का वर्क फंक्शन कुछ ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर के लंग्स से संबंधित जितनी भी बीमारियां आपको समझ में आती हैं, लंग्स से संबंधित भी कंप्लेंट अगर रोगी करता है, तो आपको सबसे पहले P2 याद करना है। ब्रोंकियोल से संबंधित नाक से लेकर के गला तक और उसके फेफड़े में जाके ब्रोंकियोल्स के डिस्टेंस पर आपको कुछ समझ में आता है, तो मैंने आपको दोपहर में जो क्लास लिया था वहाँ मैंने P1 की चर्चा की थी। अब आइए हम चर्चा कर लेते हैं P3 की। P3 में हमारी दो अतिरिक्त पौधे मिलाए गए हैं, और उन पौधों का नाम है एकोनिटम और दूसरा है अर्निका मॉन्टेना। एकोनिटम भी A3 में है और अर्निका मॉन्टेना ये भी A3 में मिला है। और A3 जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो A3 में मैंने आपको इन पौधों की विशेषता बताई थी कि ये दोनों के दोनों पौधे हमारे ब्लड कैपिलरीज की कार्य क्षमता को वृद्धि करने में काम करते हैं, दर्द को कम करते हैं, स्वेलिंग को कम करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करते हैं। तो ऐसी दशा में जब गले में आपको खराश लगती है, गले में दर्द होता है अधिक बोलने से या देर सवेर होने से, कभी आपके गले में कोई संकट आता है, तो P3 आपके कुल मिलाकर के ट्रैकियल चैम्बर, ये मान लें कि थ्रोट, माउथ, थ्रोट और नेक, ये तीनों को मिलाकर के, जिसको हम ट्रैकियल चैम्बर या ट्रैकिया कहते हैं, जहाँ से हमारा स्वरयंत्र और लैरिंग्स और फायरिंग्स ये सब मिला करके, टॉन्सिल का बढ़ जाना, वहाँ भी आपको P3 याद आएगी। टॉन्सिल में दर्द होना, टॉन्सिल का लग जाना, टॉन्सिल में स्वेलिंग हो जाना, ऐसे सारे के सारे में आपको P3 की याद आएगी। यानी P3 आपके टॉन्सिल यानी फायरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रेकिया तीनों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है, अपने विभिन्न डोज में काम करती है। अभी दिन में हम आया, उन्होंने कहा कि सर मैं D3 से D4 बनाऊं कि D4 से D5 बनाऊं, तो मैंने उनको थोड़ी हल्लाहट में लिखा कि जब मैं बार बार अपनी हर वीडियो में इस बात का जिक्र करता हूं कि हमको D3 के आगे किसी औषध की आवश्यकता नहीं है, हम D3 से ही निकालते हैं। आपको मैं आश्चर्यजनक एक उदाहरण दूं कि कभी कभी बिना डिस्टिल अगर आप 1 से 2 ड्रॉप या 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप D3 ही रोगी को दे दें, तो रोगी के रोग पर आपको बहुत अच्छा नियंत्रण मिलता है। अगर एक्यूट रोग उसे है और मान लीजिए बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आदमी दर्द में तड़प रहा है, या फोड़ा हो गया है, फुंसी हो गई है, पेन हो रहा है, गले मान लीजिए आप चूँकि P ग्रुप की चर्चा चल रही, तो गले में मान लीजिए बहुत ज़्यादा जकड़न है,
टॉन्सिल बढ़ा हुआ है, और आप रोगी आपके पास आता है, शिकायत करता है, गले में दर्द हो रहा, आवाज़ उसकी साए साए कर रही है, आवाज़ बैठ रही है, बोल नहीं पा रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है, उसको घुटन महसूस हो रही है, तो ऐसी दशा में अगर आप D3 की 5 बूंद उसको अपने सामने पिला देते हैं तो और उसके बाद फिर आप जो है P2 की दवा D3 से बना करके रोगी को 1 आउंस के डिस्टिल वाटर में देते हैं, जो बाद में दिन में 3 बार या 4 बार उसके बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए, उसके उम्र को देखते हुए, हमारे एक अजीत कुमार सुमन और पटेल अवधेश जी 2 लोग लाइन पर हैं, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। तो ऐसी दशा में अगर हम D3 की डायरेक्ट मेडिसिन भी दे देंगे तो हम उसका बहुत अच्छा लाभ देते हैं। कभी आप करके देखें, और इसका ये क्यों लाभ देता है इस पर हम चर्चा बाद में कर लेंगे, क्योंकि जो लोग डाइल्यूशन की बात करते हैं वो कहते हैं डाइल्यूट करना है, रोग बढ़ा हुआ तो हमको कम डोज की मात्रा देनी है, और मैं ये कहता हूं कि रोग अगर बढ़ा हुआ तो दवा की मात्रा आपको उतनी अधिक बढ़ानी पड़ेगी। कारण है कि जब रोग बढ़ा है, कारण बढ़े हैं, टिश्यू डैमेज हुआ है, टिश्यू के एंजाइम्स की प्रकृति कार्य करने की घटी है, एंजाइम्स की मात्रा बॉडी में या उस आर्गन में घटी है, तो जब हम एंजाइम्स की सटीक मात्रा वहां तक पहुंचाएंगे तभी करेगा। अगर हम एंजाइम्स की मात्रा को डाइल्यूट करके एंजाइम्स की मात्रा कम करेंगे और डिस्टिल वाटर बढ़ा देंगे तो वो काम उतना नहीं कर पाएगा। हमारा यहाँ उल्टा सिद्धांत है, और उल्टा मैं इसको समझाने का प्रयास भी करता हूँ और मैं समझता भी यही हूँ। मेरे 36 साल के अनुभव में डाइल्यूशन, पोटेंसी या पॉजिटिव निगेटिव का कोई चक्कर नहीं रहा है। रोगी अगर मेरे पास आया और दर्द से छटपटा रहा तो मैं उसको डायरेक्ट D3 उसके मुंह में 5 बूंद गिरा देता हूँ और कहता हूँ अब आराम कीजिए, वो मस्त था, कल आइएगा। तो फिर वहाँ पे डाइल्यूशन कहाँ हुआ? हमने तो कोई डाइल्यूट करके नहीं दिया। बाद में आपको शायद ये पता होना चाहिए कि हमारे अन्य चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सक साथी पेलेसिगो ग्लूकोज का पाउडर 20 पुड़िया बना के पेशेंट को दे देते हैं, कहते हैं इसको सुबह दोपहर शाम खाइएगा, उसमें कोई दवा नहीं होती है। दवा वो सिर्फ 1 या 2 उसको देते हैं, शेष उसकी पुड़िया बना करके दे देते हैं, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। ठीक उसी तरीके से अगर पेशेंट आता है और आप उसको D3 से 5 बूंद पिला देते हैं और बाद में डिस्टिल वाटर से बना करके नेक्स्ट डे उसको कहते हैं कि अब आप इसको लेना शुरू करिए, तो आपका 100% बस केवल आपके समझने की दिक्कत है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को जितना आसान बताते हैं आम से कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कुछ है नहीं, केवल 38 दवाएं हैं, चाहे जो उठा के दी जा सकती हैं, लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना और समझ कर दवा का चयन करना, ये बहुत ही क्लिष्ट वर्क है और ये बहुत ही विद्वता का कार्य है। इसको बहुत हल्के में लेने वाले लोग ही धोखा खाते हैं, या जो लोग विज्ञान के जानकार नहीं है, शरीर वो इसी में भटकते रह जाते हैं। हमारे साथी कहते हैं मैं D4 से D5 से बड़ा अच्छा रिजल्ट ले रहा हूँ 15 साल 20 साल से, तो भाई मेरा उनसे ये कहना है कि अगर आप रिजल्ट ले रहे हैं डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव के फार्मूले को ना अपनाइए, आप मार्ग मत बदलिए। अगर आपकी ट्रेन अच्छी चल रही है और आपको लगता है कि आपकी ट्रेन अच्छी चल रही है तो आप चलाते रहिए। जब आप फंसेंगे कभी तो आप मुझे याद करिएगा, क्योंकि जब दिक्कत तो तब आएगी जब आप जैसे लोग कहते हैं कि मैंने कोई दवा किया और 5-7 दिन तक बड़ा अच्छा फायदा रहा, उसके बाद सर फायदा नहीं हो रहा है, तो फिर जरूरत पड़ने लगती है। क्योंकि D3 आगे जब आप दवा को डाइल्यूट देते हैं, जब आप D4 D5 थर्ड डाइल्यूशन या 200वां डाइल्यूशन 1000वां डाइल्यूशन का नाम जैसे आप देते हैं, तैसे आप दूसरी चिकित्सा पद्धतियों में प्रवेश कर जाते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के पैटर्न से आप हट जाते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का पैटर्न D1 D2 D3 है। D1 सबसे ज्यादा गाढ़ा होता है, D2 उसके बाद थोड़ा हल्का होता है, और D3 वो मात्रा है जो रोगी के शरीर के कोशिकाओं से मैच कर जाती है उसकी फिजियोलॉजी, यानी उसका जो मोड ऑफ एक्शन है D3 का, वो बॉडी के टिश्यू फ्लूइड के मोड ऑफ एक्शन से रिलेटिव होता है। उसके जो एंजाइम से कार्य करने की जो गतिविधि है, जो बॉडी का टेम्परेचर है, वो D3 पर बिल्कुल सटीक बैठता है। इस नाते D3 के आगे न तो देने की जरूरत पड़ती है मुझे और ना मैंने कभी दिया है। इलेक्ट्रिसिटी में कोई डाइल्यूशन का कोई वही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी आपकी जिस रूप में बनती है। हमारे कुछ साथी विभिन्न प्रकार के दवा बनाने के तरीकों पर चर्चा करना चाहते हैं, विभिन्न रोगों की बात करते हैं। अभी आज दिन में भी 4-5 साथियों ने विभिन्न रोगों के बारे में मुझसे चर्चा की और मैंने उनको दवाइयाँ लिखी भी। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि जब मैं आपको दवा लिखता हूँ तो फिर आप कहते हैं इसको कैसे देना है, कितनी देना है,
फिर आप जब मैं वो लिख देता हूँ, फिर आप कहते हैं सर क्या डी से D4 से, फिर मैं आपको समझाता हूँ डी से ना है, फिर इसका इसकी डोज का दें। तो मैंने आपसे इसीलिए मना किया था कि जैसे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का हो कोई विद्यार्थी का हो, या आयुर्वेद का हो, या यूनानी का हो, या एलोपैथ का हो, किसी भी चिकित्सा पद्धति में, इसलिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की पढ़ाई सबकी समान होती है। फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर की पढ़ाई बदलती है, जिसमें विभिन्न प्रकार की दवाएं और विभिन्न प्रकार के रोगों की व्याख्या, ये प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, और इसके बाद आपकी इंटर्नशिप या आपकी चौथे और पांचवें साल में कम अलग अलग होती है चिकित्सा पद्धतियों। जो 3 साल होते हैं जिसमें आप एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्मेसी ये जो पढ़ते हैं, ये आपकी तो समान होती है। तो जब आप सीधे हमसे दवा की बात करते हैं, तो मैं आपसे बार बार ये कहता हूं कि आप 5 दिन और रुक जाएं। जब मैं प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में प्रवेश करूंगा 1 जून से, तो आपके सारे प्रश्नों का उत्तर स्वतः निकलता चला जाएगा, आपको मुझसे कुछ पूछना नहीं पड़ेगा। अभी मेरा आपसे बार बार निवेदन है कि आप अपने किसी रोगी की चर्चा, उसके रोग की चर्चा मुझसे करें। आप जिस तरह से चिकित्सा कर रहे हैं, आप उस स्थान पर करते रहिए। जब मैं आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू को पत्थर पे लाके खड़ा कर दूं जहां से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का वास्तव में करिश्मा आरंभ होता है, अभी तो मैं आपको जनरल चीजें बता रहा हूं, पौधे की फैमिली बता रहा हूं, पौधे का मेडिसिनल गुण बता रहा हूं, और ये बता रहा हूं कि ये इस संस्थान पे या इस अंग में कार्य करती है। अभी तो मैंने ये बताया ना कि खांसी आते समय आपको दवा कैसी देनी है, या ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को दवा किस आधार पर देनी है, या कुकर खांसी आ रही है तो उसको दवा किस आधार पर देनी है, या पेट में दर्द हो रहा है तो दवा कैसी देनी है, और अगर एपेंडिसाइटिस का पेन हो रहा है तो दवा कैसी देनी है, डायरिया हो रहा है तो दवा कैसी देनी है, डिसेंट्री हो रही तो दवा कैसे बनानी है। जब मैं इन पर चर्चा करूंगा तो आपकी सारी समाधान वहां पर मिटते चले जाएंगे। तो मैंने आपको P2, P3 बताया। अब आइए इसी क्रम में P4 को भी बताने के बाद मैं इस चैप्टर को P ग्रुप को समाप्त कर दूं। P4 में हमारी में मैंने एकोनाइट और अर्निका की बात कर ली थी, थोड़ा सा दिमाग से विस्तृत कर गया था। ये P4 की मेडिसिन हैं, पौधे हैं। और P3 में जो 2 पौधे मिलाए गए हैं वो है, एक है ड्रोसेरा रोटेंड्रिफोलिया और दूसरा है हायोथेंगामी नाइग्रा। ये सोलनेसी और हाइड्रेटेसी दोनों फैमिली के पौधे हैं, और दोनों का काम हमारे ट्रेकियल चैम्बर में अच्छा काम किया देखा गया। इसका श्वासनाल में और फेरिंक्स पर, लैरिंक्स पर इसका बहुत गया है। अब आइए हम P4 की बात करते हैं। P4 को एक तरीके से P1, P2 और P3 तीनों का कंबाइंड कॉम्बिनेशन, या ये कहा जाए कि ये सुपर मेडिसिन ऑफ P ग्रुप है, क्योंकि ये पूरे रिस्पिरेटरी चैम्बर को, पूरे रिस्पिरेटरी सिस्टम को, या पूरे रिस्पिरेटरी ट्रैक को कवर करती है, यानी P4। फिर से आप सुन लें, P1 हमने बताया था ब्रोंक्यूल के लिए, P2 आपका स्पेशली लंग्स के लिए, P3 आपका स्पेशली, P4 फ्रॉम नेजल टू लंग्स एंड लंग्स टू ब्लड कैपिलरीज एंड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इनटू होल बॉडी। क्योंकि जब रिस्पिरेटरी सिस्टम के कार्यों को हम देखेंगे तो ब्लड का कैपिलरीज के द्वारा खींचना, ऑक्सीजन का खींचना, और वहाँ से ऑक्सीजन का बॉडी के विभिन्न अंगों में। ये मोहम्मद नसीम सिद्दीकी जी इस समय लाइन पर हैं। आप सब इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं और ध्यान से सुन रहे हैं, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। तो P4 की जहाँ तक बात है, P4 को F1 के साथ देना चाहिए कि P4 और F1 के पौधों का आपसी तालमेल है। जो मैंने आपको F1 और F2 पढ़ाया था, तो F1 के 4 पौधे P4 के 4 पौधों से मिलते जुलते हैं। आप अगर मैट्रिया मेडिका को पलट कर देखेंगे तो आपको इसका ज्ञान हो जाएगा। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप पूरे 38 मेडिसिन का एक चार्ट बना लीजिए, एक एक मेडिसिन का ऊपर नाम लिखिए, उसके नीचे उनके पौधों के नाम लिखिए, और फिर जो कॉमन पौधे हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से कॉमन पौधे हर औषधि में हैं और कौन से अलग पौधे हैं। तो केवल जो कॉमन पौधे हैं उनकी एक बार वैरायटी आप जान जाएंगे, और जो अलग पौधे हैं उनकी जान जाएंगे, तो एक पूरी लिस्ट आपकी बन जाएगी। वैसे मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड, लॉकडाउन के तुरंत बाद मैं पौधों की भी एक कॉमन का विश्लेषण कर सकें।
हमारे कुछ साथी बार बार हमारे उन चार्टों की मांग कर रहे हैं। एक साथी ने तो बड़ा अच्छा हमको वीडियो बना के दिखाया कि वो अपनी मेडिसिन के ऊपर हमारे दोनों चार्ट लगा के रखे हैं और मेरे ही नाम से उन्होंने बना के रखा है उसको बड़े बड़े मोटे अक्षरों में, चूंकि मेरा जो चार्ट था उसमें छोटे नाम में लिखे थे, उन्होंने उसको बड़ा बनाया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि कम से कम वो अपनी डिस्पेंसरी पे मेरे चार्ट को मेरे नाम से मुझे याद कर रहे हैं। आज हमारे एक साथी ने एक बड़ी मज़ेदार कमेंट किया कि सर आपने जो कोविड-19 के लिए जो आपने बताया इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करने के लिए, वो कई ग्रुपों में लोग अपने अपने नाम से उसको डाल रहे हैं और दवा वही है जो आपने लिखा है। तो मैंने उनको सांत्वना दी कि कोविड-19 एक वैश्विक महामारी के रूप में देश में है और मेरे ही दवाओं का प्रचार अगर पूरे देश में कोई कर रहा है, अपने नाम से कर रहा है, तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवा का प्रचार वो कर रहा है ना, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव की संपत्ति नहीं है। न मैं कोई पेटेंट मेडिसिन बनाना चाहता हूं, ना पेटेंट मेडिसिन के नाम से अपने आप को मशहूर करना चाहता हूं और ना ही मैं कोई गोपनीय पत्र रखना चाहता हूं जिसको मैं खुद जानूं और दूसरे को ना दूं। ना ही मैं कोई गोपनीय कंपाउंड बनाना चाहता हूं कि मैं सरकार को भेंट करूं और कहूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का एक करिश्मा है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का करिश्मा तो खुली किताब है। मैंने आपको यस1, यफ1, वेन1 और सी1 के साथ आर बताया है कि कोविड-19 के लिए आप इन 5 औषधियों का प्रयोग सुबह शाम करिए। सुबह खाली पेट और रात दोपहर में एक बार कर लीजिए और ज़्यादा रात में सोते समय कर लीजिए। तो ये प्रिवेंटिव मेडिसिन है इंक्रीज ऑफ इम्यूनिटी पावर के लिए। तो इम्यूनिटी पावर में आपका अगर उसमें आप P1 में सुहागा हो जाएगा। तो जब बॉडी की इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करने की ऑलरेडी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में औषधियाँ हैं और इन्हीं औषधियों को हम प्रयोग कर सकते हैं और करते भी हैं। और आपको जान के ताज्जुब होगा, कुछ लोग ये पूछते हैं कि आपकी उम्र क्या है। मेरी उम्र, मेरी जो इम्यूनिटी पावर है, मेरे जो शरीर का ढांचा आप देख रहे हैं, ये दधीच की हड्डियां हैं जो 57 साल से इसी स्मार्टनेस को लिए पड़ी हैं। मेरे 40 साल पहले वाले जो मित्र मुझे देखते हैं वो आज भी कहते हैं कि अनिल तुम बिल्कुल नहीं बदले, तुम्हारे शरीर की बनावट और बॉडी का कंस्ट्रक्शन वही है। मुझे अपने याददाश्त में कोई बहुत छोटी मोटी बीमारी हो तो वही है, लेकिन कोई गंभीर बीमारी से मैं पीड़ित भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपने इम्यूनिटी पावर को, अपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के औषधियों को यह उपयोग में ले लेता हूं, क्योंकि ये बॉडी को ताकत भी देती हैं और इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज भी करती हैं। सप्ताह में 2 बार भी दवाओं को उपयोग कर लिए, जीवन भर आप मस्त रहेंगे और आपके शरीर के हर अंग में तन्मयता रहेगी, आपको स्फूर्ति बनी रहेगी और स्फूर्ति बनी होने के साथ साथ आपकी भूख डेवलप करेगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर के ये इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने की जो मैंने औषधि आपको बताई है, अगर मेरी औषध को लोग अपने अपने नाम से कह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। औषध तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की अनिल श्रीवास्तव ने सिर्फ एक किया है कि ये दवाएं दी जाए। अभी लोगों मैंने ये तो बता दिया, अब लोग इसमें फंसेंगे कि उसकी डोज कितनी होनी चाहिए, D3 से दें कि D4 से दें कि D2 से दें। अभी इस पर तो सवाल आएंगे ना। अगर वो अपने नाम से किसी ग्रुप में फॉरवर्ड कर रहे हैं तो उस ग्रुप में जब सवाल आना शुरू होंगे तो या तो वो मुझसे पूछेंगे कि सर इसको कितना दें, और फिर आगे वो फॉरवर्ड करेंगे। लंबी है, ठीक है, लोग कर रहे हैं, करने दीजिए। P4 की बात मैं कर रहा था। P4 आपके पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक को कवर करता है और F1 और P1 का एक कॉम्बिनेशन है कि अब P1 के साथ आप F1 का प्रयोग करेंगे तो लैरिंक्स, फेरिंक्स, लंग्स, आपका कार्डियक प्लेक्स, गैंग्लिया ऑफ गैंग्लियोनिड कॉर्ड, एंटी ट्यूबरकुलर, एंटी कैट्रियल, एंटी एस्थमिक के सारे कवर करने के P4 में गुण हैं। और P4 के साथ आपके पूरे के पूरे नर्व फाइबर्स, पूरे ज्ञान, स्पाइनल कार्ड, क्रेनियल नर्व, सब पर इसका प्रभाव देखा गया है, जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई को ये तेज कर देता है। तो जब हमारे P4 में पूरे रेस्पिरेटरी चैम्बर को जब हम कवर करते हैं तो वहाँ पे हमारे चारों ऑर्गन अपने आप कवर हो जाते हैं। यानी P4 को दे, अगर आप P1 और P2 और P3 भूल गए हैं तो आप P4 दे देंगे तब भी काम चल जाएगा। ये मेरे 36 वर्ष के अनुभव की बात है कि अगर आप P1, P2 और P3 में थोड़ा गेस ना कर पा रहे हो तो P4 को F1 के साथ दे दीजिए। अगर वो गले में दर्द बता रहा है, आप P3 नहीं दे पाए हैं, तो गले में दर्द म्यूकस मेम्ब्रेन को रिकवर करने के लिए आप उसमें C13 मिला दीजिए। तो P4, C13, C13 और F1 और A2 जैसे आप मिलाएंगे तैसे वो ट्रेकियल चैम्बर के लिए भी काम करने लगेगा। अगर आप P1 हैं तो P1 को आप P4 के साथ आप P1
को अगर देना भूल गए हैं तो P1 के स्थान पे P4 दीजिए और P4 के साथ आप C1 और मिला दीजिए, तो ऑलरेडी चूंकि पेट्रोलिक ग्रुप में C1 की या कैंसरसो 1 की के पौधे पाए जाते हैं तो वो बराबर काम करेगा। तो मैं समझता हूं कि P ग्रुप के मेडिसिन को आपने बहुत गंभीरता से सुना होगा और P ग्रुप के इन 4 औषधियों को आप रोगी के उम्र, उसके शारीरिक अनुपात के आधार पर देने का प्रयास करेंगे और एक अच्छे चिकित्सक के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठापित करेंगे। कल सुबह जब मैं आपसे मुलाकात करूंगा तो वहां पे मैं बेंड्रियो ग्रुप के औषधियों पर और उनके पौधों पर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आप अपने इस प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव, बस्ती उत्तर प्रदेश से नमस्कार, शुभ रात्रि।